मैं पूरा बहुजन देख पा रहा हूं, पूरा बहुजन देख पा रहा हूं। जहां मुस्लिम समाज के साथी हैं, जहां बैकवर्ड समाज के साथी हैं, जहां दलित समाज के साथी है। बहन भी एक से थी, बहन थी मेरी, एक वो चली गई, ललिता गौतम। यहां सभी समाज पे बहुजन समाज का मंच सजा हुआ है। और ये मंच किसी नेता के लिए नहीं सजा कि नेता के लिए सजा हो। यहां लगभग 90% चेहरे, अगर आप इनका इतिहास ढूंढे तो आपको लगेगा ये सब गांव में काम करने वाले लोग हैं, नए लोग। ये मंच ये सब उन्हीं के लिए सजा हुआ है। तो मंच पर मंचासीन सभी साथियों को मैं हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। नाम लूंगा तो कोई नाम छूट गया तो साथी ये कहेंगे भाई हमारा नाम छोड़ दिया। यहाँ एक नाम तो मैं लेना चाहूंगा, डॉक्टर ब्रजपाल जी। बहुजन आंदोलन के मुझे लगता है कि यहाँ सबसे सीनियर साथी हैं, सबसे सीनियर साथी, जो काशीराम साहब के साथ काम किए, बाद में एक दूसरी बाम से बनी उसमें काम किया, फिर एक और पार्टी निर्माण हुआ उसमें काम किया, आज आप लोगों का एक साथ काम कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के लिए। देखिए, समझिए ये आंदोलन क्या है, ये समझिए कि क्यों इस आंदोलन के लिए आप लोग खड़े हुए। ये सोचना जरूरी है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इस आंदोलन के लिए खड़े क्यों हुए और क्यों जेल चले गए, ये समझने की बात है। जब भी आंदोलन गरज की ओर जाता है, जब भी आंदोलन गरज की ओर जाता है, गरज समझिए क्या, जब ये आंदोलन नीचे की ओर जाता है, जब ये लगता है कि बेटियों की, अछूतों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तब किसी नई चीज का जन्म होता है। आप देखिए, यहां बुद्ध पैदा हुए, समानता की थ्योरी थी। यहां रैदास, संत रैदास आए, समता समानता की थ्योरी थी। संत कबीर आए, गुरु नानक देव आए, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समता समानता की थ्योरी का पूरा दौर चल रहा है। आप क्या समझते हैं वो थ्योरी किस लिए थी? वो आडंबरवाद पर चोट थी, वो गैर बराबरी पर चोट थी, वो गैर बराबरी के लिए एक बड़ा आंदोलन था। लेकिन हम इस आंदोलन को नहीं समझ पा रहे। आप समझिए, सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ और महात्मा ज्योतिबा फुले यहां से कब गए। तो एक आदमी जा रहा है, दूसरा बहुजन आंदोलन करता आ रहा है। ये प्रकृति की देन है। कोई ये कहता हो कि चंद्रशेखर आजाद को किसी ने बना दिया, विनय रतन को किसी ने बना दिया, राजन को, सुनील को, दीपक को, इसको, उसको, इसको किसी ने बना दिया? नहीं। मैं पूछता हूं आपसे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घर को गया था कि आंदोलन करने के लिए चलो हम जेल चलेंगे, कोई गया था? अपने आप आए थे ना? किस लिए आए थे और क्यों आए थे? कभी ये सोचा? वो आग जो दिल में है, जो सदियों से महापुरुषों ने जला कर रखी, उस आग को निरंतर जलती रहे, इसलिए तो आए थे। क्या जरूरत थी? बताइए, क्या जरूरत थी? हम में से 70% लड़के सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। अधिकतर लड़के जेल जाने वाले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। क्यों आए निकल करके? वो लड़के घर में बैठ सकते थे घर में कि नहीं हम नहीं रहेंगे। लेकिन जब देखा कि बेटियों के साथ गलत हो गया, जब देखा कि अत्याचार की प्रकाष्ठा समाप्त होने को है, तब आप लोग अपने घरों में निकले और इस आंदोलन में आकर के समाहित हो गए। इससे पहले लेकर चलूंगा 1972 के समय पे, इससे पहले लेकर चलो 1956 के समय पे। 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, आप जानते उसके बाद क्या हुआ? पढ़ाना ही होगा, दलित पंथर पढ़िएगा, कभी पढ़ने का मौका मिले। जब बाबा साहब अम्बेडकर यहां से गए तो यहां का दलित आंदोलन बिखरा और सब लोगों ने अपनी डपली और अपना राग अलग का काम किया। और उस डपली, उस राग जब सब लोगों ने अलग रहे थे, तब जाकर के साहब काशीराम साहब 1972 में सब कुछ छोड़कर निकल जाता है और 78 में वापसी का निर्माण करता है। जानते क्यों? जब भाई है ज्ञानवान, या तो चले जाओ बाहर। मुझे लगा मेरी बात से जरूरी तो लोगों की बात नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर यहां से चले गए और बहुजन आंदोलन बिखरा, दलितों ने अलग अलग लोगों के दामन थामे, उस समय जानते क्या हुआ? उस समय दलित आदिवासियों को कुएं में टट्टी डाल दी
दी जाती थी, चट्टी पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, बेटे के साथ दुराचार होता था। उस समय का एक नेता जो नाम नहीं लेंगे और कल से लोग बड़ी मजबूती से भी करने लगेंगे, एक नेता उनका हेलीकॉप्टर मुंबई में नहीं करने दिया था वहां के दलितों को, समझ रहे हैं? यहाँ दलित बंधन नाम का एक संगठन का निर्माण हुआ। कैसे, कौन थे वो लोग, क्यों इस तरीके का निर्माण किया? जब उन्होंने देखा कि खैरलांजी कांड जैसी घटनाएं लगातार बड़ी मजबूती और पड़िएगा नेट पर दिखाकर, खैरलांजी कांड महाराष्ट्र का और बाकी कांड पड़िएगा बिहार का, तो शायद कुछ आप लोगों को लगे पता कि आप किस आंदोलन का हिस्सा। जब ये दलित पंथ के लोग निकले और देखे उनका समर्पण कितना मजबूत था, चाय के लिए पैसे नहीं होते थे, कहीं टपरी में बैठकर नुक्कड़ सभा पर बैठकर प्लान बनाते थे क्या करना है। एक आंदोलन मुझे याद है, जब वो नासिक के जमीन के विवाद में जा रहे थे, दलितों को खूब पीटा गया, ट्रेन में भर करके जा रहे थे, ट्रेन को 2 जगह रुकवा करके सरकार के लोगों ने पीटा, पहला रेलवे स्टेशन पर रुकवा के पीटा, फिर 4 किलोमीटर आगे रुकवा कर पूरी ट्रेन को पीटा गया। आज तक आपको किसी ने पीटा है ट्रेन के अंदर? किसी पंथ से किसी को भगाया? मैं लिख के देता हूं, अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता आरएसएस के राष्ट्रीय मंच पर चढ़कर ये कह रहे हैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, तो आरएसएस के लोगों को हैसियत रहेगी, उसको नीचे उतार समझिए। ये आंदोलन वहां से प्रफुल्लित है, उसी की पैदाइश हम भी है। जब उस समय दलित पंथर पैदा हुई अन्य अत्याचार के खिलाफ, तो सन 2015 में भीम आर्मी पैदा हुई अत्याचार के खिलाफ। इतना बड़ा आंदोलन है कि अगर उसकी व्याख्या करनी शुरू करूं तो पूरी रात कम है, लेकिन कुछ मैं मुख्य बिंदु में तुम्हें बताऊं। आप जानते हैं ना सब प्रेसिडेंट हमने पार्टी का निर्माण क्यों किया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी ना, बाबा साहब द्वारा स्थापित पार्टी थी ना, क्यों किया उन्होंने बसपा का निर्माण? जानते आप लोग? नहीं जानते। यहां पर एमपी का चुनाव था सन 2024 में होने वाला, और साहब बाबा साहब की किताब को पढ़कर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके थे इस आंदोलन के लिए। माफी चाहूंगा साहब का चुनाव बाबा साहब की किताब को पढ़कर, तो उस समय एमपी का चुनाव होता है, और काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी जो है बहुजन थ्योरी वो पढ़ ली थी। उन्होंने फुले साहब अम्बेडकर को जान लेता क्या फुले साहब अम्बेडकर, वो उस समय के आरटीआई के लोगों से कहते हैं, ये बात मैं हर जगह जाकर कहता हूं, उस समय के आरटीआई के लोगों से कहते हैं कि हमें कांग्रेस से समझौता करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आई हमसे समझौता करने के लिए। लेकिन अफसोस उस समय की मौजूदा पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद एक एमपी की सीट पर समझौता करती है, एक एमपी की सीट। पूरे देश में एक पार्टी, पूरे देश में अछूतों की पार्टी, और वो पार्टी एक सीट पर समझौता करती है। आप जानते हैं किस लिए? इसलिए समझौता करते कि उनको विश्वास नहीं था कि हम फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में शासन सत्ता स्थापित कर सकते हैं, इसलिए करती है। काशीराम साहब दुखी होता है, काशीराम साहब दुखी होता है और वहां से छोड़कर आ जाता है और खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करता है, और यहां पर गठबंधन की सरकार दे देते हैं और फिर जाते हैं महाराष्ट्र, और वहां खड़े होकर कहते हैं इसी तरीके से कि जो लोग ये सोचते थे कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर सरकार स्थापित नहीं की जा सकती, मैं काशीराम, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर सरकार को स्थापित करने का काम किया। अब इसका मतलब समझिए, मतलब क्या? जब मैं पढ़ता हूं और उनको सुनता हूं तो सिर्फ एक चीज समझ आती है कि सिर्फ इसका कुछ मतलब है, तो इसका मतलब है सिद्धांत। इसका सिद्धांत मतलब है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। कि आज आरएसएस अगर मजबूत है तो अपने सिद्धांतों के बल पर मजबूत है, और अगर भीम आर्मी मजबूत है ये भी अपने सिद्धांतों के बल पर मजबूत है। जिस दिन भीम आर्मी ने फूले साहब अम्बेडकर के सिद्धांत छोड़े, उस दिन समझ लीजिएगा आपका पता निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। ना जाने कितने वीररत्न, कितने चंद्रशेखर, कितने स्वर्ण, कितने प्रवीण गौतम, और ना जाने कितने नेता यहाँ खड़े होकर के आगे इससे पहले जा चुके हैं। सिद्धांत जिंदा रखिए, इन सिद्धांतों पर जब आप जिंदा रहेंगे तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, आपस के मनमुटाव है, ये दूर होंगे। मैं भी मनमुटाव में पड़ा रहता हूं, क्योंकि अभी उस लेवल तक हम भी नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहिए। धीरे धीरे प्रयासरत है,
अभी मैं सीतापुर गया था, मैं एक व्यक्ति मिला मुझे, मैनेजर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कुछ महापुरुषों के नाम लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे तथागत बुद्ध, इनके जब उन्होंने नाम लिए, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जानते हैं ये अध्यात्म की ओर कैसे गए? हमने कहा हाँ बिल्कुल, योग केवल पर अध्यात्म की ओर गए। कहने नहीं, गलत। इनके पास पहले से धनबल था, पहले से सुख सुविधाएं थी। जब इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी तो उसके बाद ये इनके मजबूरी थी ये अध्यात्म की ओर जाकर के इतने महान लोग बने। अगर ये सुविधा काश हम लोगों के पास भी होती, अर्थ की सुविधा होती, काम की सुविधा होती, मजबूत होती, तो ये तो एक या दो बने हैं महापुरुष, हमारे समाज से हजारों लोग महापुरुष वंचित होते। ये बात बहुत गहरी है कि हम तो सिर्फ रोटी कमाने में ही चले गए, हम तो बच्चे पालने में ही चले गए, और वो लोग जो पहले से मजबूत हैं आज उनको पूरे देश में माना पूजा जाता है। तो समझिए ना, सोचिए ना कि हमारे जो महापुरुष रहे उन्होंने कितना आंदोलन कहा होगा। सतगुरु रविदास जी की वाणी सब जानते हैं कि ब्राह्मण न पूजे लोग वो उन्हीं चरण पूजो से डाल के जो हुक्म कर दिए। क्या कहने गुरु रविदास जी कि ऐसे व्यक्ति को नहीं पूछना जो जाति से श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति को मान लेना, पूछ लेना जो जाति से श्रेष्ठ होना हो, जो गुण में श्रेष्ठ हो। ये गुरु रविदास जी 10 साल पहले। आप खुद में आत्ममंथन कीजिए, खुद में विचार कीजिए कि हम कितने बड़े आंदोलनकारी हैं। खुद में चर्चा लाइए कितने बड़े आंदोलनकारी हैं। आज तो मैं भी, जैसे मैंने अभी क्रोध हल्का सा वो हुआ, सुनील ने मुझे हल्का सा पिंच किया, मैंने यहाँ से फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं 16 महीने तक के खाए हैं, फरारी बना हूँ। और अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं, किसने कहा मुझे फरारी बनाने के लिए? कोई मेरे घर गया, किसने मुझे कहा तू जा? नहीं तो किसी ने नहीं कहा। मैंने जो थोड़ा बहुत महापुरुषों को पढ़ा था, उस महापुरुषों को पढ़कर मुझे शर्म आई, लज्जा आई कि जिसके महापुरुषों का इतना बड़ा अपमान हुआ हो उतना भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले भ्रम निकालिए, सब लोग अपने दिमाग में भी निकालने का प्रयास करता हूं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जानते बहुत कुछ कब कर पाएंगे? ये शासन सत्ता, ये सब चीजें सब ये सोचते हैं कि शासन सत्ता स्थापित हो जाए। अगर शासन सत्ता सिद्धांतों पर स्थापित नहीं हो सकती तो ऐसी शासन सत्ता कभी स्थापित हो ही नहीं चाहिए। जीवन भर शासन सत्ता स्थापित ना हो अगर हमारे पास सिद्धांत नहीं। पिछली शासन सत्ता आपके हाथ में है, देखा नहीं आपने? सन 2007 से 12, 12 से 17 और 17 से 21, 22, देखा नहीं आपने क्या हुआ? लेकर जरूर राजा भद्रक के पास, या जो मुस्लिम है, जो सिख ईसाई है, जो दलित है, ये सब पहले बौद्ध थे। इनका इतिहास सबका बौद्धों का इतिहास रहा। ये मन नहीं कहता, ये विनम्र नहीं कहता, ये यहाँ का भारत का इतिहास कहता है। आई एम पटेल। अब एक चीज का जवाब मांगता हूं आपसे कि अगर आप 2 सगे भाई हैं और आपके भाई को पीटने लगो जाकर के, क्या करोगे? खड़े होकर मुंह देखोगे या कहोगे भाई अगर तेरा इलाज करेंगे? बताओ मुझे, इलाज करोगे ना? हाँ। अब ये बताओ, ये दलितों को समझना चाहिए, इस देश के दलित पिछड़ों को ये समझना चाहिए कि यहाँ जो मुसलमान है, जब डीएनए के आधार पर देखोगे, इतिहास के आधार पर देखोगे, तो आपका खून निकलेगा, आपका ब्लड निकलेगा। या मैं ये कहूँ भैया मुसलमान देखेंगे तो आपको जो है ना उनके ब्लड निकलेंगे। जब उनको मारा पीटा जाता है दर्द नहीं होता क्या? जब खून तुम्हारा भाई तुम्हारा है, दर्द नहीं होता? और जिसको भरा मैं इसके लोगों को नसीहत देता हूं कि ज्यादा भरम हो तो ब्रिगेडियर उस्मान को पढ़े, पता लग जाएगा मुसलमानों की क्या इस देश में क्या योगदान है। पाकिस्तान से युद्ध के समय पाकिस्तान के जनरल ने ब्रिगेडियर उस्मान को, जो यहाँ के सेनानायक थे भारत के, कहा कि आप छोड़िए भारत को, आ जाइए हमारे साथ मिल जाइए, ताउन सेनानायक लोग। लेकिन उस व्यक्ति ने एक जुबान में बात खारिज कर पाकिस्तान को कहा कि तू क्या, तेरा बाप मुझे यहां से नहीं कर सकता, इस जमी में मेरे बुजुर्गों की मट्टी दफन है, मेरे बुजुर्ग। ऐसे लोग भीम आर्मी का मतलब समझिए, भीम आर्मी सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति जाति का नाम नहीं है। जब न्याय के लिए लड़ाई हो
और आप इसे पहन के खड़े हो जाए तो पूरा देश जानता है कि आज जब नीला पड़ना गले में होता है तो आप राजन और अनीश तो बाद में होते हैं, पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता होते, पूरा देश जानता था। जब मेरा मुस्लिम कार्यकर्ता भी एसएसपी के सामने जाता है ना इसे डाल करके, तो वहां का कलेक्टर एसपी ये कहता है ये भीम आर्मी वाले आ गए। वो ये नहीं कहता कि इसकी टोपी बड़ी है, इसकी दाढ़ी बड़ी है, नहीं, वो कहता भीम आर्मी के लोग आ गए। अब सोचिए आपने जाने में या अनजाने में, जोश में या अलकस में क्या इस देश के अंदर बवाल खड़ा कर दिया है। एक घटना याद आती है, रात को 2 बजे बापू का फोन मुझे आता है, 2 बजे, 12 बजे घर गया था। घटना 2018 की 17 की शब्बीरपुर कांड से पहली रात को 2 बजे बाबू का फोन आता, 12 बजे मीटिंग करके घर गया था। वो बाबू सिर्फ करता है फोन पर मुझे जय भीम भाई जय भीम। हमने कहा जय भीम क्योंकि उस समय आदत थी कि किसी भी समय फोन आया तभी फोन उठा लिया। हमने पूछा क्या मतलब भैया जय भीम करने का मन था। अब रात के 2 बज रहे हैं, उसका क्या नाम है, 12 बजे में गया, आधा घंटा 1 घंटा खाना खाने में लगा, तभी सोया। फोन आ गया तो मैंने उसको गर्म मिजाजी में 2-4 बातें सुना दी। 5 मिनट उसको मैंने जब बात सुनाई, 6ठे मिनट मैंने अपने आप को रोकर पूछा उससे, भाई इस समय फोन करने का प्रयोजन क्या, जय भीम तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा भैया आप लोगों को देखकर ताकत मिलती है कि पहले मैं जय भीम छोड़िए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने डरता था, आज मैंने अपने सिर पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई है और मेरा अधिकारी जब मेरे गेट के सामने से होकर गुजरता है तो मैं उसको खड़े होकर जय भीम करता हूं, वो भी मुझे जय भीम का बताता है। हमने पूछा जब बड़ी बात क्या है, उसने कहा बड़ी बात यह है कि मुझे उम्मीद है, आशा कि अगर कल मेरी नौकरी चली जाती है तो मेरे लिए लड़ने वाले लोग तैयार हो रहे हैं, वो मेरे लिए लड़ेगा। ये भीम आर्मी है, समझे। अभी भीम आर्मी का मतलब से समझना शुरू करो। जहां जहां के तुम निवासी, जहां जहां रहते हैं, अगर वहां का 1 किलोमीटर की परिधि आप पकड़ लो ना, ये जो हम बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं करते हैं कि तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, बेईमानों का राज बदलेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताते कैसे। ये तो घोषणा करते हैं ना, ये बदला कैसे जाएगा, इस पर काम करना जरूरी है। और उस काम करने से पहले एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ये बताओ क्या महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवित रहते उनको सम्मान मिला? कितने लोगों ने उन्हें सम्मान दिया? नहीं दी। महात्मा ज्योतिबा फूले जब चले गए तब उनको सम्मान मिलना शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति गुजरात के बड़ौदा से नौकरी करने गए, पीसीएस की, क्लास 1 अफसर की, और वहां से जाति पता तो बाहर निकाल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने रहते सम्मान मिला? नहीं मिला ना, समझिए। तो मैं तो यही सोचता हूं कि मेरा काम सिर्फ काम करना है। ये सम्मान जो मिल रहा है ना, ये इतना सम्मान है कि अगले 100 साल तक नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये बात मन में बिठा करके कि सम्मान मिले ना मिले, लेकिन हाँ जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, ये मैंने आप सबके लेकर आने बात सोच करके कि आज सम्मान मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पीछे चलने वाले लाखों लोग होंगे और मुझे याद करने वाले भी लाखों लोग होंगे। बताइए ईमानदारी से, अभी हमारे 2 कार्यकर्ता देवबंद की तरफ के हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज हम उन्हें याद करते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कई कार्यकर्ता गोली मार दी गई, जब नाम याद आता है रात को आंसू आ जाते हैं। इसलिए क्यों, क्या कारण है ऐसा? ये परिवार जो मजबूत हो रहा है, इस परिवार की मजबूती ही ये कारण है। कहीं जाते हैं वो लोग जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, वो पूरी ताकत और मेहनत लगाते हैं, लाखों करोड़ खर्च करते हैं, मजदूरी देते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं, संसाधन देते हैं, तब जाकर के 1000-2000 लोग इकट्ठा कर पाते हैं। हम लोग हमारे घर में खुद खाने के लिए नहीं है, हम किसे खाने के लिए दे सकते हैं? ये कपड़े दूसरे नहीं दिए हैं जो पहने खड़े, किसे दे सकते हैं? लेकिन हाँ, जब आंदोलन की बात हो, जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की बात हो, जब भीम आर्मी की बात हो, तो हम सब लोग प्रचंड ताकत में खड़े होते हैं। फिर
ज्वालामुखी जितना विस्फोट होता है ना, सिर्फ 10 गुना विध्वंस करने की ताकत में हम लोग खड़े रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये पूरा देश कहता है कि अगर आज इस देश के अंदर कहीं गलत होता है, किसी बेटे के साथ गलत होता है, तो वहां जहर में ये बात जरूर पहुंचते कि बीमार के लोग नया पहुंच जाए, ये बात जहर में पहुंचता है। तो आप समझिए कि आप कितने ताकतवर हैं और आप किस चीज का निर्माण कर रहे हैं। जिस दिन ये आप शासन सत्ता स्थापित कर देंगे, उस दिन सोचिए क्या होगा। और शासन सत्ता कौन सी शासन सत्ता? जो न्याय पर आधारित होगी, जो विचारधारा पर आधारित होगी। लेकिन उसके लिए परिश्रम करना जरूरी है। कुछ साथी कहते हैं इसके लिए पैसों की जरूरत है, कुछ कहते हैं बिना पैसे शासन सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, गलत। हालांकि मुझे भी सहारनपुर से छुटापुर जाने के लिए पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक कार्यकर्ता जिसका सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है, जिसका सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है, उसे नहीं। वो अगर ठान ले, तुम लोग जितने हो ना बैठे हो, जितने यहाँ हो, 3 जिले के लोग हो ना, अगर आप लोग ठान लेना, आपके तीनों जिलों में किसी की औकात नहीं हो तुमसे ऊपर राज कर जाए, जिसको तुम चाहो वो राज कर पाए। प्लान बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप अपने घर जा रहते हैं, उसकी 1 किलोमीटर की परिधि खींच लीजिए और देखिए गूगल पर डालकर कि आपके घर से 1 किलोमीटर के एरिया में कितने गांव कितने घर आते हैं। और अगर आप मजदूरी नहीं करते हैं तो शाम को मजदूरी करने के बाद 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए। हफ्ते महीने में अगर आप 7 घंटे इस तरीके से दे दें, 7 घंटे, जो काम 10 साल में होना है वो अगले 2 साल में हो जाएगा। 2 साल परिधि जानते हैं किसको कहते हैं? गोला। और उसमें केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को अपना घर माने जहां रहते हैं, और उसके 1 किलोमीटर का एरिया घूम ले। गूगल से सर्च मारने 1 किलोमीटर क्या है। 1 किलोमीटर जाने के लिए साइकिल की जरूरत है, मोटरसाइकिल की जरूरत है नहीं है ना। आदमी 1 किलोमीटर पैदल जा सकता है ना। अब सोचिए, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई कार्यकर्ता कितना कमजोर है कि कोई इसको बातों में हरा दे। मुझे तो आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया, किसी अधिकारी ने नहीं बताया कि उसके कार्यकर्ता के साथ, तुम्हारे कार्यकर्ता के साथ बहस हो रही थी, वो हार गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप इतने पर्चा इतने मजबूत हो, बिना रुपया खर्च किए इस देश की शासन सत्ता में बैठ सकते हो, तो काहे का यार आपस में वाद चल रहा है? और क्यों चल रहा है? जब समझ आ गया कि मरने के बाद ही सम्मान मिलेगा, मरने के पहले नहीं मिलेगा, ये मेरा इतिहास कह रहा है, तो इस पर तो हम ही सीधा रखें ना, इसी पर सोचना शुरू कर दें। समझिए, सोचिए, शासन स्थापित करना आसान हो सकता है, शासन को चलाना नहीं। मैं नहीं कहता, महापुरुषों ने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसदें आवारा होती हैं। ये महापुरुषों ने कहा है, मैंने नहीं। अब सोचिए कि अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या संसद के लोग आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। 2 अप्रैल याद है किस चीज के आजाद बताओ? 2 अप्रैल जहां 13 भाई शहीद हुए थे, याद है ना? और उसके बाद 1 दिन में आंदोलन वापस किया तो नहीं किया था सरकार ने। इसलिए वो कौन सी ताकत थी? वो सड़कों को भरने वाली ताकत थी और कोई सी ताकत नहीं थी। गुरु रविदास घरेलू का आंदोलन याद है? दिल्ली जहां डंडा बजा था खूब, याद है ना? 1 दिन में जीता था नहीं जीता था आंदोलन? गौर से बताओ। जामा मस्जिद याद है? जहां सारे नेताओं के होश सिल गए थे, वहां कौन पहुंचा था? तुम ही लोग पहुंचे थे ना, तुम्हारे नेता पहुंचे थे ना। कैसी गूंज लगाई थी? सरकार लाई कि नहीं लाई? तो समझिए, अपनी ताकत और क्षमता को आंकिए। ये जो काम हम कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। जिस दिन ये बात दिमाग में बिठा लोगे, जिस दिन ये बात आपके जहन में चढ़ जाएगी, उस दिन ये समझिएगा विधानसभा यहाँ की लखनऊ है और संसद यहाँ की दिल्ली है, दोनों पर कब्जा करने की ताकत में आ जाओगे अगर ये नहीं बिठा तो नहीं। ये आगे पहल भी यहां से हुई है, ये इसलिए नहीं हुई
किसी मंच पर सबका सम्मान किया जाए। ये जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले कहा, ये जिम्मेदारी है सीनियर पदाधिकारियों की। जहां जहां जिस गांव में क्या हुआ भाई, जहां जहां जिस गांव में हमारा पुराना कार्यकर्ता रहता है, वहां सीनियर पदाधिकारी पहुंचे और उसका सम्मान करे। विधानसभा से उसके गांव में जाकर पहुंचे, उसका सम्मान करने का काम करे। वो सही सम्मान है, वो असली सम्मान। मुझे ऐसा नहीं पूरी उम्मीद है ये जो कार्यक्रम आज यहाँ शुरू किया गया, ये जो कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू किया गया, ये पूरे देश में पूरी मजबूती से जाए। मैं तो सिर्फ एक निवेदन और आपसे करूंगा कि मेरे सन 2015-16 याद आता है, मेरे कार्यकर्ताओं को भी याद होगा कि सन 2015 में हमने भीम पारी पाठशाला खोली और खूब जोरों शोरों चलाई थी। जब मैंने भी पढ़ाया, चंद्रशेखर भाई ने पढ़ाया, ये खड़ा इसने भी पढ़ाया, ये सब तमाम साथियों ने पढ़ाया। उन पाठशालाओं से इतना कहना हुआ था कि उनकी गूंज नागपुर तक थी। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला कार्यक्रम जब होगा तो मेरे सामने पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षक और अभ्यर्थी बैठे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हर साथी अपने गांव में पाठशाला खोलने का प्रयास करेगा। गुरु रविदास गुरु में, बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मशालाओं में और तमाम जितने हमारे धार्मिक स्थल है उनमें कितने लोग ऐसे खोलने का प्रयास करेंगे। बस चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगली बार एक तरफ तो बैठे हुए टीचर जो पाठशाला में पढ़ाते हैं और एक तरफ बच्चे बैठे हुए जिनको हम पढ़ाते हैं, वो लोग पूरी मजबूती के साथ फिर इस जनमंच पर आकर के हमारे साथ ही दौड़ेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा अगला कार्यक्रम जो हो वो जिला स्तरीय हो और उसमें मंडल के लोगों को मुख्य अतिथि बना करके या संभाग के लोगों को मुख्य अतिथि बना करके सबको बोलने का मौका दिया जाए। अब एक निवेदन और करूंगा, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये बात क्यों कह रहा हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर के एक राजनीतिक दल का निर्माण किया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। उसको कोई बाहर का व्यक्ति मजबूत करने नहीं आएगा, कोई पैसे वाला मजबूत करने नहीं आएगा। चाहे तो उसको लड़कर मजबूत कर दो और चाहे उसको डटकर मजबूत कर दो। जिम्मेदारी आप सोचो कि कैसे मजबूत करना है। अगर आपस में लड़कर मजबूत करोगे तो मजबूती टुकड़ों में होगी, अगर डटकर मजबूत करोगे वो मजबूती सामूहिक होगी, संगठित होगी। तो दल को मजबूत करें। मजबूत करने का मतलब यह है कि एमपी एमएलए विधायक तो बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं, लेकिन उस दल का कार्यकर्ता भी ऐसा तैयार करना है जिसको कोई देश में खरीद ना पाए। कोई कितना प्रयास कर ले, खरीद ना पाए। मुझे ऐसा नहीं पूरी उम्मीद है भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग सामाजिक संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के संगठन को भी मजबूत करेंगे और इस देश के अंदर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने के लिए अपना तन मन धन और जरूरत पड़ी तो और कुछ भी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। ये मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है। मैं यहाँ की आयोजक कमेटी का पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मेरे साथी जो मंच पर मंचासीन हैं, जो सामने बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिन के बाद सहारनपुर में फिर पुनः चिंगारी का आगाज हुआ है और ये चिंगारी बड़े पैमाने पर एक ज्वालामुखी में बदलेगी, जरूर बदलेगी। और जब ये बदलेगी तो इस देश के अंदर आप लोगों का राज होगा। भायला गांव की महिलाएं जो बाबा साहब के लिए जेल गई थी मूर्ति प्रकरण में, कहाँ है? भाईले के लोग आ जाओ, भाईले के नहीं आने नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास आया है, बुलाया जाकर को। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का आभार भीम आर्मी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। देखो, कार्यक्रम तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक ही है। कोई ये सोचता रहे कि नहीं एक बैनर पर भीम आर्मी लिख दो, एक पर आजाद समाज पार्टी लिख दो, वो अलग हो जाएगा ना। भीम आर्मी लिखोगे उसका मतलब आजाद समाज पार्टी राजनीतिक टीम होगा, और आजाद समाज पार्टी लिखोगे उसका मतलब भीम आर्मी सामाजिक संगठन होगा। ठीक।
तो मैं तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाने के लिए, इतना प्रसन्न बनाने के लिए। आगे भी ये कार्यक्रम और मजबूती से करा जाएगा। अच्छा भाई, मोहम्मद असलम, जितेंद्र बोध, विक्की पालीवाल, अरविंद वाल्मीकि, अजीत बावड़ा, राहुल कल्याण, मेघ और सुनील कुमार, आप सभी का आभार। हमारे साथी जो पार्टी के हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं करणवीर जी साहब, उनका नाम आज नहीं लिया गया, उनका भी आभार। और हमारे साथी जो है किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाई अनीश जी, उनका भी शायद नाम नहीं लिया गया, आपका भी आभार। आप बबलू जो नाम बोले छोटे भाई का, हाँ मोनू, हाँ यहाँ छोटा भाई मोनू जो पार्टी का प्रभारी है, आपका भी आभार भाई। और तमाम साथी को रह गया, छोटा भाई ये बैठा हुआ करण, अजीत, संसपाल, इन सबका आभार, मंत्री जी का आभार भाई। तमाम साथी, देखो नाम बहुत सारे लोग, अब मुझे लगेगा आगे छुट्टी जाएगी मुझसे। विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब लोगों का आभार भाई। चंद राय में अपनी बात खत्म कर दूंगा। खास तौर से प्रवीण गौतम के देखता में जाइए, सब इससे बहुत साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते दोस्तों, अधिकार तो छीने जाते हैं।